एवरीवन, वेलकम बैक टू विद्यार्थी प्रो लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हम दो चैप्टर्स वन शॉर्ट रिवीजन कर चुके हैं, दैट इज चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एंड चैप्टर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर आपने हमारी वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को विजिट कीजिए और वो वीडियोस देखिए एंड अपने रिवीजन को कंप्लीट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी। सो डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस इन अ डेफिनेट डायरेक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। करंट किसको बोलते हैं? धारा को। अगर हवा की धारा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? एयर करंट। पानी की धारा है तो उसे हम बोलेंगे वाटर करंट। ऐसे ही अगर चार्जेस की धारा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है? इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। अगर चार्जेस एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। अगर जैसे पानी है, अगर पानी ऐसे ऊपर नीचे यहाँ वहां अगर बह रहा है तो उसे हम करंट नहीं बोलेंगे, लेकिन जब ये एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करेगा तो उसे हम बोलेंगे वाटर करंट। ऐसे ही चार्जेस जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते हैं तो उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फॉर एग्जाम्पल ये कंडक्टर है, इसमें चार्जेस अगर यहाँ से यहाँ एक डेफिनेट डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम में कितने चार्ज मूव कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड करंट। सिंबल क्या यूज करते हैं फॉर करंट? वी यूज कैपिटल आई फॉर चार्जेस क्यू एंड फॉर टाइम टी। अब हम बात करते हैं एसआई यूनिट्स की। करंट की एसआई यूनिट क्या होती है? एम्पियर। चार्ज की एसआई यूनिट है कूलम एंड टाइम सेकेंड। अगर हम पूछे कि 1 एम्पियर कितना होता है, सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू कितना चार्ज हो जाएगा? 1 कूलम एंड टाइम इज 1 सेकेंड। सो 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 सेकेंड। सो ये आपको डेफिनेशन प्लस फॉर्मूला प्लस एसआई यूनिट ये आपको आनी चाहिए। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन होती है कि जो डायरेक्शन है करंट का वो क्या है? पॉजिटिव टू नेगेटिव है या नेगेटिव टू पॉजिटिव है? सो जो डायरेक्शन है ये दो टाइप्स की है, ठीक है? एक्चुअल एंड कन्वेंशनल, ठीक है? जो एक्चुअल डायरेक्शन होती है वो तो होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, क्योंकि अब हम ये जानते हैं कि जो करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टर में वो क्यों करता है? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इलेक्ट्रॉन्स कैसे होते हैं? नेगेटिव। तो जो करंट फ्लो करता है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव करता है। बट जब भी हम कोई सर्किट बनाते हैं वहां पे हम क्या शो करते हैं कि जो चार्जेस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स, जब करंट का इन्वेंशन हुआ था उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे और उस टाइम ये कहा गया था कि जो चार्जेस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव मूव करते हैं। बट बाद में जब इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर्ड हुए और काफी एक्सपेरिमेंट्स इन्वेंशंस हुई तब ये बात क्लियर हुई कि जो एक्चुअल में जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं दैट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? तो बट ये जो कंफ्यूजन है ये वैसा ही बना रहा और अभी भी हम जो है यही बोलते हैं कि जो चार्जेस है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करता है। तो आप इसी को याद रखोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे। सो अब आपको क्लियर हो चुका है कि जो चार्जेस हैं वो एक्चुअल में तो इलेक्ट्रॉन्स के कारण ही मूव कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। बट हम हर जगह सर्किट में हर जगह हम क्या शो करेंगे? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हमें यही शो करना है, ठीक है? नेक्स्ट हम आते हैं सर्किट। सर्किट क्या होता है? पाथ ऑफ करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। जिस रास्ते पे करंट मूव कर रहा है उस पूरे रास्ते को हम क्या बोलते हैं? सर्किट, ठीक है? सो जैसे कि ये सर्किट है, ठीक है? दिस इज रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस बहुत जरूरी है किसी भी सर्किट में, ठीक है? ये आपका हो गया सेल, ठीक है? सेल में हम एक पॉइंट, जो बड़ा पॉइंट है इसको हम शो करेंगे पॉजिटिव सिंबल से, पॉजिटिव चार्ज से, और जो स्मॉल है उसको नेगेटिव दिखाएंगे, ठीक है? ये हो गया आपका रेसिस्टेंस। ये क्या है? इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है? जो पाथ होता है करंट के, जिस पाथ में करंट मूव करता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस की, ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ये इस बार जो है आपका टर्म 2 में
ये पार्ट जो है एलिमिनेटेड है। अब ये क्यों एलिमिनेटेड है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, जबकि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बिना ये चैप्टर कंप्लीट नहीं है, बट हम कोई कंफ्यूजन नहीं रहने देंगे, ठीक है। हम इसको भी कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक है ये, इसको भी हम कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे हमने एक पॉइंट मिस कर दिया, चार्जेस, ठीक है। जो चार्जेस हैं उसकी वैल्यू क्या होती है। सो जो चार्जेस है दो टाइप्स के हैं, पॉजिटिव नेगेटिव। हम वैल्यू जान लेते हैं। सो जो इलेक्ट्रॉन है उसका चार्ज क्या होता है, 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। अब ये इलेक्ट्रॉन है तो ये नेगेटिव होगा, -1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 कूलम। और जो प्रोटॉन होता है, पॉजिटिव जो चार्ज होता है, उसका जो है वैल्यू क्या होती है, सेम वैल्यू होती है, बस यहाँ पे जो है ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन हम माइनस लगा देंगे और अगर प्रोटॉन है तो ये प्लस रहेगा, ठीक है। ये वैल्यूज भी जो है ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इस चैप्टर में ये भी है, ठीक है। तो हम करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इसे जरूर कर लेना, ये मत सोचना कि ये एलिमिनेट है तो हमें नहीं करना है। छोटा सा टॉपिक है, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, इसको भी करना है, ठीक है। सो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, आप इसको ऐसे समझिए। जब मान लो ये जो है पॉजिटिव चार्ज है, अब एक और पॉजिटिव चार्ज जो है उसको हमें यहाँ लाना है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, जो वर्क हुआ है इस चार्ज को यहां से यहां लाने में, ठीक है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। मीन्स वर्क डन ऑन अ चार्ज, ठीक है, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो काम हुआ है एक चार्ज के ऊपर उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। इसका सिंबल हम V यूज करेंगे, V इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। तो फॉर्मूला क्या हो गया, V इज इक्वल टू W/Q। चार्ज के लिए सिंबल Q है, वर्क के लिए W है, ठीक है। तो जो वर्क डन हुआ है एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में लाने में, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, अब देखो कोई भी बैटरी है या सेल है, ठीक है, उसके दो टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल है, ठीक है, उसको हम मान लेते हैं ये हायर पोटेंशियल पर है। नेगेटिव टर्मिनल इट इज एट लोअर पोटेंशियल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी अपनी एक ताकत होगी, जो नेगेटिव पोटेंशियल है उसकी अपनी एक ताकत होगी, ठीक है। तो जो ये हायर एंड लोअर पोटेंशियल दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लाने में जो काम हुआ है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और दो पोटेंशियल्स के जो बीच का डिफरेंस है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिफरेंस है, उनकी ताकत में जो डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। क्योंकि एक हायर पोटेंशियल पे होगा, एक लोअर पोटेंशियल पे होगा, तभी करंट फ्लो करेगा, ठीक है। सिर्फ करंट पे नहीं, हर चीज पे ही जो है ये रूल अप्लाई होता है। हवा जो है वो तभी बहेगी जब एक जगह हायर पोटेंशियल होगा, एक जगह लोअर पोटेंशियल होगा। वाटर भी तभी फ्लो करेगा जब एक पॉइंट पे हायर पोटेंशियल होगा, एक पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल होगा। वैसे ही चार्जेस भी तभी फ्लो करेंगे जब एक पॉइंट पे हायर पोटेंशियल होगा और एक पॉइंट पे लोअर पोटेंशियल होगा। सो आई थिंक अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस, ओके। अब नेक्स्ट हम करेंगे रेसिस्टेंस। तो हमने पढ़ा कि वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम A to B इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और अगर हमें सिर्फ पोटेंशियल कहना हो तो क्या होगा, वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू A इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब देखो जो बैटरी है, अगर उसका पोटेंशियल बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, और अगर पोटेंशियल घटेगा तो करंट भी घटेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और जब भी कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन को जब हम हटाते हैं, रिप्लेस करते हैं, तो वो रिप्लेस होता है प्रोपोर्शनलिटी साइन से। अब वो क्या है, यहाँ पे होगा रेसिस्टेंस। सो V इज इक्वल टू रेसिस्टेंस इंटू करंट, ठीक है। V इज इक्वल टू R इंटू Y। अब ये जो फॉर्मूला है दिस इज कॉल्ड ओम्स लॉ। तो अब हम समझेंगे ओम्स लॉ क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, जो ओम्स लॉ है इट इज गिवन बाय अ साइंटिस्ट सर जॉर्ज साइमन ओम।
इसीलिए इसको उनके नाम से ओम्स लॉ बोला गया। इन्होंने क्या कहा कि किसी कंडक्टर में जो करंट फ्लो करता है, ओके, दैट करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ये जो करंट है वो पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और सेम थिंग जब हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाएंगे तो देन एक और नया जो है सिंबल आ जाएगा, दैट इज रेसिस्टेंस एंड आई। ठीक है, ये जो है इस फॉर्मूले को बोला गया ओम्स लॉ। तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा कि करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर। ठीक है, कंडक्टर के अक्रॉस, ठीक है, जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बट यहाँ पे कंडीशन क्या रखी गई, प्रोवाइडेड दैट टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो रेसिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो ये स्टेटमेंट आपको आनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ पूछा जाता है, स्टेट ओम्स लॉ। सॉरी, अब हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग रेसिस्टेंस। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ मेनली 4 फैक्टर्स हैं। पहला हम पढ़ेंगे लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर की जो लंबाई है, लेंथ है, वो कैसे रेसिस्टेंस को अफेक्ट करता है। तो हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो उसके रास्ते में काफी सारी रुकावटें आती हैं, और भी बहुत सारे, किसी भी कंडक्टर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नहीं होते हैं, और भी बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, इम्प्योरिटीज होती हैं, ठीक है, जिनसे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं टकराते हैं, या जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपस में भी टकराते हैं। ठीक है, तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो है जब ये फ्लो करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, जब भी टकराते हैं, ठीक है, तो इस टकराने से क्या होता है, रेसिस्टेंस पैदा होती है। ठीक है, तो जो ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है वो कैसे अफेक्ट करता है रेसिस्टेंस को, ये हम जानेंगे। अब आप देखो, जो ये कंडक्टर है इसकी अगर जो है लेंथ अगर हम बढ़ा दें इतनी ही, इसी कंडक्टर की अगर हम लेंथ बढ़ा दें, इसको हम खींच दिए, ठीक है, सपोज कर लो इसको हमने पकड़ के खींच दिया, तो ये कैसा हो जाएगा, ये लेंथ में तो बढ़ जाएगा, लेकिन जो इसका जो ब्रेथ है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब जो यहाँ पे चार्जेस फ्लो कर रहे हैं वो अब क्या होंगे, उनके रास्ते में ज्यादा, पहले से ज्यादा रुकावटें आएंगी, जो कॉलिजन है वो पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया। ठीक है, आप इस बात को ऐसे समझ सकते हो, मान लो 2 गलियां हैं, एक बिल्कुल पतली है, एक थोड़ी सी उससे चौड़ी है। ठीक है, आप जो है मान लो एक साथ 4 पीपल्स जो है उस पतली गली में जा रहे हैं। ठीक है, तो उनको जाने में क्या होगा, ज्यादा वो अनकंफर्टेबल फील करेंगे। ठीक है, वो इजिली नहीं उस गली से क्रॉस कर पाएंगे, लेकिन उतने ही जब नंबर ऑफ मेंबर्स उस चौड़ी गली से जाएंगे तो क्या होगा, वो ज्यादा कंफर्टेबली आराम से वो उस गली से निकल जाएंगे। सेम यही चीज यहाँ भी होती है। तो जब हम लेंथ को बढ़ाते हैं किसी भी कंडक्टर के तो क्या होता है, रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो रेसिस्टेंस है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, अगर किसी भी कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, अगर इसको हम बढ़ा दें तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा, जो रेसिस्टेंस होगा वो कम होगा। अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है तो रेसिस्टेंस ज्यादा होगा पार्टिकल्स के बीच में, और अगर हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को बढ़ा दें तो क्या होगा, रेसिस्टेंस जो होगा वो कम हो जाएगा, पार्टिकल्स ज्यादा स्मूथली फ्लो करेंगे। ठीक है, तो ये जो है लेंथ का बिल्कुल अपोजिट हो गया है। यहां क्या होगा, जो रेसिस्टेंस है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। नेक्स्ट है मटेरियल ऑफ कंडक्टर। अब किसी भी कंडक्टर का जो मटेरियल है वो कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है कि रेसिस्टेंस कैसा होगा। अगर वो मटेरियल आयरन है तो उसका जो रेसिस्टेंस है वो डिफरेंट होगा, कॉपर है तो अलग होगा, निक्रोम है तो अलग होगा। ठीक है, तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है रेसिस्टेंस क्या होगा। फोर्थ फैक्टर है टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो कॉलिजन है वो बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, रेसिस्टेंस भी
बढ़ेगा, ठीक, कोलिजन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से जो ये 4 फैक्टर्स है ये रेसिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो ओवरऑल जो फॉर्मूला है वो ये बन गया, ठीक है। जो आर है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो हम लिख सकते हैं आर इज प्रोपोर्शनल टू एल बाई ए। अब जैसा कि मैंने बताया, जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो एक नया सिंबल आ जाता है, तो वही यहाँ पर भी ये नया सिंबल है, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, रो, ठीक है। इसे हम क्या बोलेंगे, रो बोलेंगे, ठीक है। अभी रो क्या होता है, इस रो को हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। अब जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को जो है रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी में काफी कंफ्यूजन रहता है कि दोनों क्या है। एक्चुअल में स्टूडेंट्स दोनों ही सेम है, बस दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको यहाँ पे हम समझ लेते हैं। तो रेसिस्टेंस जो है इसका मतलब क्या होता है, रुकावट, एंड रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है रुकावट। रेसिस्टेंस का भी मतलब रुकावट, रेसिस्टिविटी का भी मतलब रुकावट। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि जो रेसिस्टेंस है वो चाहे कैसा भी कंडक्टर हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही मोटा हो, कैसा भी कंडक्टर हो, उसमें जो रेसिस्टेंस है, उसमें जो रुकावटें हैं, उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी क्या होती है, एक पर्टिकुलर यूनिट लेंथ, यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर में जो रुकावटें होती हैं उसको हम बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टेंस हो गया होल कंडक्टर, ठीक है। रेसिस्टेंस क्या हो गया, होल कंडक्टर में जो रुकावटें हैं उसको हम बोलेंगे रेसिस्टेंस। और रेसिस्टिविटी क्या है, एक यूनिट लेंथ, ठीक है, एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के कंडक्टर में जो रुकावटें हैं उसको हम बोलेंगे रेसिस्टिविटी, ठीक है। रेसिस्टेंस का सिंबल हो गया कैपिटल आर और रेसिस्टिविटी का आप ये बनाओगे रो, ठीक है। दोनों की जो यूनिट्स हैं वो भी डिफरेंट है। रेसिस्टेंस की यूनिट क्या होगी, ओम, ठीक है। रेसिस्टेंस को की जो यूनिट होगी उसको हम ओम बोलेंगे, और जो रेसिस्टिविटी की जो यूनिट होगी उसे हम क्या बोलेंगे, ओम मीटर। क्या बोलेंगे इसको हम, ओम मीटर। तो ओम का जो सिंबल है वो कैसा होता है, वो ऐसा होता है, और ओम मीटर को आप जो है इस तरह से लिखोगे, ठीक है। तो आई थिंक अब आपको रेसिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, जब भी किसी कंडक्टर में जब रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है, बढ़ता है, तो उसके साथ साथ क्या क्या चीजें होती हैं, रेसिस्टेंस कैसे बढ़ रहा है, कि जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में कोलाइड करते हैं। कोलाइड से क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, ठीक है। अब जो ये फ्रिक्शन है ये क्या करता है, फ्रिक्शन आपको पता होगा कि जो फ्रिक्शन के कारण क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी किसी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है तो क्या होगा, रेसिस्टेंस क्रिएट होंगी। रेसिस्टेंस के कारण क्या होगा, कॉलिजन बढ़ेगा। कॉलिजन बढ़ने के कारण क्या होगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा, और फ्रिक्शन बढ़ने के कारण क्या होगा, हीट जनरेट होगी, ठीक है। तो इसी चीज को जो है साइंटिस्ट जूल्स उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया, उन्होंने कहा कि जब भी किसी गिवन कंडक्टर से आई करंट फ्लो करेगा तो उस कंडक्टर में क्या होगा, हीट जनरेट होगा। तो इन्होंने अपनी स्टेटमेंट में क्या कहा कि जो किसी भी कंडक्टर में जब आई करंट फ्लो करेगा जिसका रेसिस्टेंस आर है फॉर टी टाइम के लिए, तो वो जो है किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट, रेसिस्टेंस एंड टाइम के बराबर होगा, ठीक है। मतलब जो हीट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आर के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आई के, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के लिए। जितना ज्यादा रेसिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, और जितने टाइम के लिए फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो जो हीट है वो तीनों के ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेसिस्टेंस, टाइम एंड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब हम देखेंगे कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस फॉर द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। सो इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, ये दो एप्लीकेशंस आपको पता होना चाहिए। तो जो इलेक्ट्रिक बल्ब हम देख लेते हैं स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रिक बल्ब है आपको पता होगा कि इसका जो फिलामेंट है किसका बना होता है, ये टंगस्टन का बना होता है,
और इस टंगस्टन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है बहुत ही हाई होता है। तो होता क्या है इसमें, जब इस टंगस्टन से जब करंट फ्लो होना शुरू होता है तो जो ये टंगस्टन है ये धीरे धीरे हीट होना स्टार्ट होगा, क्योंकि जब करंट फ्लो करेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कोलिजन बढ़ेगा, फ्रिक्शन बढ़ेगा पार्टिकल्स चार्जेस के बीच में, और फिर क्या होगा, हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट इतना ज्यादा होता है कि जो ये टंगस्टन है इसमें ये जो है इसमें चमक पैदा होती है, ठीक है, जो कि लाइट जनरेट करता है, ठीक है। तो इस तरह से जो बल्ब है ये लाइट जनरेट करता है बिकॉज ऑफ टंगस्टन फिलामेंट। तो यहाँ पे भी आपने क्या देखा कि जो हीटिंग है वो कैसे यहाँ पे जो है वो लाइट को जनरेट कर रहा है। तो दिस इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्यूज। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज स्टूडेंट्स जो है, ये फ्यूज आपको पता होगा ये घरों में क्यों लगाया जाता है, ये एक सेफ्टी टूल है, ठीक है। ये सेफ्टी के लिए लगाया जाता है कि कभी अगर बहुत हाई वोल्टेज आया तो अगर हम फ्यूज अगर नहीं हो डायरेक्टली, अगर घरों में करंट जो है सप्लाई हो और एकदम से कुछ फ्लक्चुएशन हो, तो जो हमारे डिवाइसेस हैं घरों में, जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, वो क्या होंगे, वो उनके खराब होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सो उनकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं, जहां से घर में करंट एंटर करता है वहां पे जो है ये फ्यूज लगाया जाता है, ताकि कभी अगर ऐसा कुछ हो तो क्या होगा, जो करंट आ रहा है वो सबसे पहले क्या होगा, बिकॉज ऑफ हाई वोल्टेज हाई करंट के कारण क्या होगा, जो ये फ्यूज की जो ये वायर है, हाँ, ये किससे बनी होती है, जो ये फ्यूज वायर है ये जो है लेड प्लस टिन से बनी होती है। तो ये क्या है, ये एक अलॉय होता है, ठीक है। इसका अपना एक कांस्टेंट मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। जैसे ये उस मेल्टिंग पॉइंट को अप्रोच करता है ये मेल्ट हो जाता है, और मेल्ट होते ही क्या होगा, जो सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है, सर्किट टूट जाता है और करंट इसके आगे फ्लो ही नहीं करता। तो ये एक सेफ्टी जो है सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है कि इंस्टेड कि हमारे जो इतने महंगे महंगे अप्लायंसेज है वो डैमेज हो जाए, ये छोटा सा सस्ता सा जो ये फ्यूज है ये डैमेज हो जाएगा, जिसको हम एक नया, जब इसके डैमेज होने के बाद हम एक नया फ्यूज लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो है एक सेफ्टी के पर्पज से लगाया जाता है। तो आपको क्लियर हो गया इलेक्ट्रिक बल्ब एंड इलेक्ट्रिक फ्यूज, ठीक है। ये जो है एप्लीकेशन है ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि स्टेट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन। तो ये जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स से कैसे भी आपको पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हम करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस, कि जो रेसिस्टेंस है वो किस तरह से अरेंज होते हैं। सो जो कॉम्बिनेशन है रेसिस्टेंस के वो 2 तरीके से होते हैं, फर्स्ट इज सीरीज एंड सेकेंड इज पैरेलल। तो सीरीज हम देखते हैं, तो सीरीज में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो रेसिस्टेंस है वो एक के बाद एक इस तरह से जो है सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, एक रेसिस्टेंस दूसरे से, दूसरा रेसिस्टेंस तीसरे से। तो यहाँ पे हमने 3 रेसिस्टेंस ड्रॉ किए हैं, दैट इज R1, R2 एंड R3। सो ये एक सर्किट है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये चार्ज I फ्लो हो रहा है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो जो करंट है वो सेम होता है और जो V वोल्टेज है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट रेसिस्टेंस। इस रेसिस्टेंस के लिए V अलग होगा, इस रेसिस्टेंस के लिए V अलग होगा और इस रेसिस्टेंस के लिए V अलग होगा, ओके। नेक्स्ट है पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जितने भी रेसिस्टेंस है वो एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं, ठीक है। R1 रेसिस्टेंस इज पैरेलल टू R2 एंड दिस पैरेलल टू R3। सभी रेसिस्टेंस जो होते हैं वो डायरेक्टली I से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो इस जो कॉम्बिनेशन है यहाँ पे जो करंट है वो कैसा होगा, वो हर एक रेसिस्टेंस के लिए क्या होगा, वो डिफरेंट होगा, ठीक है। यहाँ वैल्यू से मतलब नहीं है कि किसकी वैल्यू ज्यादा होगी कम होगी क्या होगा, बट सभी के लिए जो करंट है वो अलग अलग फ्लो करेगा। जो I करंट है वो रेसिस्टेंस R1 में यहाँ जाके क्या होगा, यहाँ इस पॉइंट से क्या होगा, I डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइड होने के बाद जो करंट है वो R1 में अलग फ्लो करेगा, R2 में अलग फ्लो करेगा और R3 में
अलग से फ्लो करेगा। ठीक है, तीनों रेजिस्टेंस के लिए जो करंट है वो अलग अलग है, तो यहाँ पे जो आई है करंट वो अलग हो जाएगा, और जो V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वो सेम होगा। ठीक है, आप देख सकते हो कि जितने भी रेजिस्टेंस है ये सेम पॉइंट पे आके जो है डिवाइड हो रहे हैं, और सेम पॉइंट पे ये आके करंट जो है यहाँ पे मिल रहा है वापस। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा, सेम होगा। यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। आप किसी भी एक को याद कर लीजिए, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में जो करंट है वो सेम है सभी रेजिस्टेंस के लिए, और जो V है वो डिफरेंट है। पैरेलल में जो करंट है वो डिफरेंट है, एंड जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम है। अब हम फॉर्मूला देख लेते हैं। सो सीरीज में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा R जो है वो क्या होगा, इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ऐसे ही अगर और भी रेजिस्टेंस है तो उनको आप इसमें ऐड कर दोगे। तो इस तरह से जो है हम सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू, हम ओवरऑल वैल्यू इस तरह से हम निकाल सकते हैं। पैरेलल के लिए क्या है, वन अपॉन ये जो है ये 1 अपॉन में आ जाएगा। इसके लिए क्या है, 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ये फॉर्मूला है। ठीक है, और तो अगर एक दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है आप उनके लिए ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, और अगर सिर्फ 2 है तो आप जो है डायरेक्टली जो है इस तरह से लिख के आप उनका जो है ओवरऑल रेजिस्टेंस पता कर सकते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूमेरिकल्स की स्टूडेंट, तो न्यूमेरिकल्स ये जो है ये 1 शॉर्ट वीडियो है, ठीक है, जिसमें अभी हम थ्योरी एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो न्यूमेरिकल्स जो है वो हम क्वेश्चन पार्ट में सॉल्व करेंगे। सो आपको कोई डाउट नहीं होगा, इस चैप्टर को हम कंप्लीटली करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए कि न्यूमेरिकल्स हम नहीं कर रहे हैं। न्यूमेरिकल्स जो है वो नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक बेसिक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेते हैं। यहाँ पे जो है, यहाँ पे हम तीनों रेजिस्टेंस को मान लेते हैं, 9 ओम 9 ओम और ये 9 ओम। यहाँ पे भी हम इनकी वैल्यूज 9 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप रेजिस्टेंस निकालोगे तो आप क्या करोगे, 9 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है, ये आपका सिंपली आ गया 27 ओम। ऐसे ही जब आप इसके लिए जब आप सॉल्व करोगे तो आप क्या लिखोगे, यू विल राइट 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9 प्लस 1 अपॉन 9। तीनों का जो है डिनोमिनेटर इनका आप एलसीएम लोगे वो 9 आएगा। ठीक है, ये आपका हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, 3 अपॉन 9। ठीक है, सो ये आपका जो हो गया 1/3। ठीक है, 1/r की वैल्यू क्या है, 1/3 है, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर दोगे। ठीक है, ये आपका आ जाएगा r इज इक्वल टू 3 ओम। ठीक है, तो अगर ये जो है सीरीज के लिए सेम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है, अगर वो सीरीज में है तो 27 ओम आ गया, और वो पैरेलल में है अगर तो ये हमारा 3 ओम आ गया। इस तरह से जो है आपको न्यूमेरिकल्स आएंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स हम आएंगे, वो सभी हम आपका जो है क्वेश्चन पार्ट में हम उसको रिवाइज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, क्या है, इलेक्ट्रिक पावर। सो स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, की जो भी काम हो रहा है एक गिवन टाइम में उसको हम पावर बोलेंगे। तो यहाँ पे वर्क कौन कर रहा है, वर्क कौन कर रहा है, बैटरी, जो बैटरी है वो वर्क कर रही है। ठीक है, तो गिवन टाइम में जो भी वर्क हो रहा है बाय ए बैटरी इज कॉल्ड पावर। सो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे P, पावर को हम P से रिप्रेजेंट करेंगे, वर्क को W से एंड टाइम को T से। तो P इज इक्वल टू W बाई T, पावर बाय टाइम। यूनिट क्या होती है पावर की, वॉट। ठीक है, वॉट जो है पावर की यूनिट है। 1 हॉर्स पावर में कितने वॉट होते हैं, 746 वॉट होते हैं, एंड 1 वॉट इज इक्वल टू 1 जूल बाय 1 सेकेंड। अगर हम बात करें कि अगर जो वर्क डन है वो 1 वॉट हो रहा है, सॉरी जो पावर है वो 1 वॉट है, तो वर्क कितना हुआ, 1 जूल वर्क हुआ है इन 1 सेकेंड। ओके, सो यहाँ पे जो पावर का फॉर्मूला हम देख रहे हैं, P इज इक्वल टू W बाई T। ठीक है, इसका एक और फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। अब ये P इज इक्वल टू VI कैसे आया, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमने देखा पावर का जो फॉर्मूला है P इज इक्वल टू W बाई T। ठीक है, और पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो W है, जो वर्क डन है, वो किसके बराबर होता है, V Q के बराबर, पोटेंशियल और Q के बराबर।
ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो V इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज होता है, तो इसी से हमारा क्या आ गया, W इज इक्वल टू VQ आ गया। ठीक है, W इज इक्वल टू क्या आ गया, VQ आ गया। तो हमने यहाँ पे W को रिप्लेस करके, वर्क को रिप्लेस करके हमने VQ लिख दिया अपॉन टाइम। ठीक है, नेक्स्ट P इज इक्वल टू VI। VI कैसे आ गया, VI तो ये एज इट इज आ गया, एंड Q बाई T क्या होता है, Q बाई T इज इक्वल टू I होता है, I इज इक्वल टू Q बाई T होता है। ये सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस से जो है क्या आ गया हमारा, उस फॉर्मूले से हमने P इज इक्वल टू VI ये डिराइव किया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे P इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो V है, V की जगह हम IR भी लिख सकते हैं, तो V की जगह हमने यहाँ पे IR लिखा इंटू I, ये क्या बन गया, I स्क्वायर R बन गया। नेक्स्ट, और हम कैसे लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू V को हम एज इट इज रखेंगे, I की जगह हम V अपॉन R कर देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा V स्क्वायर R। तो यहाँ पे हमने कितने फॉर्मूले देखे, P इज इक्वल टू VI। ठीक है, पावर का फॉर्मूला, पावर का एक और फॉर्मूला हमने देखा, P इज इक्वल टू I स्क्वायर R। ठीक है, एंड एक और फॉर्मूला हमने क्या देखा, P इज इक्वल टू V स्क्वायर R। ठीक है, तो इन सभी फॉर्मूले आपको आने चाहिए। जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो वहां पे आप देखेंगे कि इन फॉर्मूलेस को हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक पावर। नेक्स्ट हम करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स पावर जो एनर्जी और वर्क है, एनर्जी और जो वर्क है वो सेम है। सो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनर्जी अपॉन टाइम। ठीक है, ये कहां से आया, ये इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, वर्क हो या एनर्जी हो, दोनों सेम थिंग है, कितना काम हुआ है या कितना एनर्जी लगा है। ठीक है, दैट इज सेम थिंग। तो यहाँ पे हमने वर्क को रिप्लेस करके एनर्जी कर दिया। ठीक है, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, इससे क्या आ जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, देन यहाँ पे हम यूनिट को लिखेंगे, एनर्जी इज इक्वल टू पावर की यूनिट हो गई वॉट, यहाँ पे अभी हमने देखा वॉट, टाइम की यूनिट हो गई सेकेंड, सो वॉट सेकेंड, सो एनर्जी इज इक्वल टू वॉट सेकेंड। लेकिन जो ये यूनिट है ये बहुत ही स्मॉल है, और प्रैक्टिकल जो यूनिट होती है एनर्जी की वो क्या होती है, किलो वॉट आवर। ठीक है, जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो डेली हम एनर्जी कंज्यूम करते हैं, बिजली कंज्यूम करते हैं, वो बहुत ज्यादा होती है, पर यूनिट हम बहुत ज्यादा बिजली जो है वो कंज्यूम करते हैं। सो उसको हम वॉट सेकंड में नहीं लिख सकते हैं, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी, किलो वॉट आवर। ठीक है, तो जो भी आपका ऐसे जो बिल आता है इलेक्ट्रिसिटी का, जो बिल आता है उसमें लिखा होता है कि इतनी यूनिट है, इतना यूनिट कंज्यूम हुआ है, उसका इतना बिल आया है, तो वो कैसे आता है, 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट आवर। अगर आपका जो बिजली है वो 5 यूनिट आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कितनी जो है बिजली खर्च जो कंज्यूम की है, कितनी एनर्जी कंज्यूम की है, 5 किलो वॉट। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, इसी चीज को अगर हम जूल में रिप्रेजेंट करें, ठीक है, 1 किलो वॉट आवर को अगर हम जूल में अगर हम देखें तो कैसे करेंगे हम, 1 किलो वॉट में कितने वॉट होते हैं, 1000 वॉट होते हैं। ठीक है, प्लस जो टाइम है उसको हम सेकंड में कर देंगे। ठीक है, 1 आवर में इतने सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया 3.6 × 10⁻⁶, ये आपका हो गया वॉट सेकंड। ठीक है, इसी को जो है हम वॉट सेकंड लिख लो या आप जूल लिख लो, दैट इज सेम थिंग। तो ये जो है ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके साथ जो है ये जो है आपका इस चैप्टर का थ्योरी पार्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, आई होप सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। कुछ भी क्लियर नहीं है आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो पूरी वीडियो है इसको आप बिल्कुल भी अगर आपने स्किप किया है प्लीज इसको दोबारा देखिए, इसमें सारे पॉइंट्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। कुछ भी समझ में नहीं आया आप मुझसे पूछिए। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हम प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, विच इंक्लूड्स न्यूमेरिकल्स प्लस स्टेटमेंट क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे आने से पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला पे एक नजर मार लेते हैं। तो ये जो टोटल फॉर्मूला है इस चैप्टर में वो सारे यहाँ दिए हुए हैं एक साथ, आप इनको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी आपको आने ही चाहिए, तभी आप इस चैप्टर से आने वाले न्यूमेरिकल्स को कर पाएंगे। साथ ही स्टूडेंट्स ये जो है डायग्राम ऑफ सर्किट डायग्राम सिंबल्स
ये आपको थ्योरी पार्ट में नहीं बताई गई थी। तो यहाँ पे आप देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये कई बार आ चुका है, तो ये भी आपको आना चाहिए। एग्जाम में आपको ये सिंबल्स दिए जा सकते हैं एंड आपसे पूछेंगे कि ये जो सिंबल है ये क्या रिप्रेजेंट करता है। लाइक आपको ये ड्रॉ करके आपको एग्जाम में दे दिया जाएगा, आपको बोलेंगे ये इसका कंपोनेंट क्या है, तो आप लिखेंगे एन इलेक्ट्रिक सेल। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इसको बैटरी बोलेंगे। और ये है प्लग की, अगर बीच में डॉट नहीं है इसका मतलब ये ओपन सर्किट है, बीच में डॉट है इसका मतलब ये क्लोज सर्किट है। अगर इस तरह से आपको दिया हुआ है इसका मतलब वायर में जॉइंट्स हैं, और अगर दो वायर एक दूसरे क्रॉस कर रही हैं उसके लिए ये सिंबल ड्रॉ करेंगे। बल्ब के लिए इस तरह से बनाएंगे, रेसिस्टर्स के लिए इस तरह से बनाएंगे। रियोस्टेट स्टूडेंट्स ये कई बार आ चुका है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर कर लेना। रियोस्टेट जो है इस तरह से शो होगा। रियोस्टेट में क्या होते हैं, जो रेसिस्टेंस है उसको वेरी करके शो किया जा सकता है। एमीटर जो है उसके लिए ये सिंबल है। वोल्ट मीटर एंड गैल्वेनोमीटर तीनों का सेम है, जस्ट जो अल्फाबेट्स है वो डिफरेंट है। सो इस तरह से जो है आप ये सिंबल जरूर कर लेना। नेक्स्ट स्टूडेंट्स जो है आपकी बुक में जो दिया हुआ है ये टेबल दिया है जिसमें रेसिस्टिविटी कंपेयर की गई है फ्रॉम कंडक्टर देन एलॉयज एंड इंसुलेटर। तो आप देखेंगे अगर आप कंडक्टर से इंसुलेटर की तरफ आएंगे तो जो रेसिस्टिविटी है वो जो है इंक्रीज होती हुई नजर आएगी। ठीक है, जिस मटेरियल में जितनी ज्यादा रेसिस्टिविटी होगी वो मटेरियल उतना ही ज्यादा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, क्योंकि जो रेसिस्टिविटी है वो बढ़ती है तो करंट घटता है, दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो आप देखेंगे जो कंडक्टर्स हैं इनकी जो रेसिस्टिविटी है वो सबसे कम है, इससे ज्यादा अलॉयज की है और सबसे ज्यादा इंसुलेटर्स की है। तो ये जो है इसमें आपको ये वैल्यूज याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप कंपैरिजन पता होना चाहिए। एग्जाम में आपको एग्जाम्पल दिया जा सकता है सिल्वर का, कॉपर का, या जो है अलॉयज में निक्रोम का, हार्ड ग्लास, रबर, इस तरह से आपको एग्जाम्पल्स दे करके जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्यों हम इसको जो है इलेक्ट्रिक अप्लायंस में यूज करते हैं, क्यों इसको इलेक्ट्रिक हीटर में यूज कर सकते हैं। सो इसमें से कुछ क्वेश्चंस अभी आप देखेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगा कितना इंपॉर्टेंट है ये। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। ऑन व्हाट फैक्टर डज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं। लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इन द शेप ऑफ अ वायर डिपेंड्स। ये क्वेश्चन 2019 CBSE में आ चुका है। सो जो रेसिस्टेंस है वो इन 4 चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, टेम्परेचर एंड नेचर ऑफ मटेरियल। आप इस रिलेशन से देख सकते हैं जो रेसिस्टेंस होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लेंथ इंक्रीज होगी तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। आप यहाँ देखिए जो ये कंडक्टर है ये इसका लेंथ है, अगर लेंथ बढ़ेगा तो आप देखेंगे जो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये घटेगा। आप इमेजिन कीजिए कि आप इस वायर को अगर आप खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, ये वायर अभी इतनी चौड़ी है, ठीक है, खींचने पे क्या होगी, ये पतली हो जाएगी। पतली होते ही क्या होगा, जो ये वाला पार्ट है इसका एरिया कम हो जाएगा। तो जब इसका एरिया कम हो जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ जाएगा। लेंथ बढ़ा, रेसिस्टेंस बढ़ा, ठीक है। एरिया कम, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो भी रेसिस्टेंस बढ़ा। तो इस तरह से जो है ये लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेंथ बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस घटेगा। तो ये आप याद रखना, लेंथ डायरेक्टली है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली है। टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर किसी कंडक्टर का बढ़ता है तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। ये अभी मैंने आपको टेबल में दिखाया था कि किस तरह से जो रेसिस्टिविटी है या रेसिस्टेंस है वो मटेरियल के अकॉर्डिंग वेरी करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ये एग्जाम में आ सकता है आपके। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, अ बल्ब इज रेटेड 40 वॉट पावर होती है, ठीक है, 220 वोल्ट। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय इट व्हेन इट इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट सप्लाई, ऑल्सो फाइंड इट्स रेसिस्टेंस। सो इसमें आपको क्या पता करना है, करंट पता करना है एंड रेसिस्टेंस पता करना है, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये है आपका, इफ द गिवन बल्ब इज रिप्लेस्ड बाय अ बल्ब ऑफ रेटिंग, हाँ ये बी पार्ट है, 25 वोल्ट एंड 220 वोल्ट वॉट 225 वॉट सॉरी, will there be any change in the value of current and resistance, justify your answer and determine the change।
तो ये जो है सेम टाइप का क्वेश्चन है, जस्ट यहाँ पे जो वॉट है उसको चेंज कर दिया गया है और आपसे पूछा है कि अगर वॉट चेंज कर देंगे तो जो वैल्यू ऑफ करंट है और रेसिस्टेंस है उसमें क्या चेंज आएगा। सो ये क्वेश्चन भी जो है सीबीएसई 2019 में आ चुका है। सो इसका सॉल्यूशन जो है वो आप देखेंगे क्या है, पावर कितनी दी हुई है 40 वॉट दी है, वी कितना है 220 वोल्ट है एंड करंट पता करना है। तो फटाफट से आप ये फॉर्मूला लगा देंगे, I इज इक्वल टू पी अपॉन वी। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, यूनिट सबकी सही है, कुछ भी चेंज नहीं करना है हमें यूनिट में, सिंपल ये आपका एम्पियर में आंसर आ जाएगा। अब आपका जो है आई आ चुका है तो हम फटाफट से रेसिस्टेंस भी निकाल देंगे, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई। ठीक है, वी की वैल्यूज पुट कर दी हमने और आई की वैल्यूज जो भी निकाली थी इसको पुट कर दी, ये आपका आ गया रेसिस्टेंस इन द ओम। ठीक है, यूनिट आपको जरूर लिखना है, यूनिट बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, इसके भी मार्क्स होते हैं। देन हम आते हैं बी पार्ट में। बी पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है, जैसे यहाँ पावर चेंज हो जाएगी तो पावर को इसलिए हमने इस तरह से लिखा है, पावर 25 वॉट है, वोल्ट 220 वोल्ट है, आई पता करना है तो सेम पहले आई पता करेंगे। ठीक है, आई हमारा आ गया, देन रेसिस्टेंस को पता करेंगे, ये हमारा आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप करेंगे, काफी इजी क्वेश्चन है, आपको जस्ट फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसके अलावा जो है आप यूनिट्स पे फोकस करेंगे, अगर यूनिट जो है स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है तो आप पहले उसको चेंज कर लेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, देन करेंगे। तो यहाँ पे हमें ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ी, सब कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में था। तो लास्ट में आप लिखेंगे ऑन टेकिंग अनदर बल्ब ऑफ पावर 25 वॉट voltage 220 volt there is a change in the value of current and resistance because their value depends on the पावर। जो करंट है और रेसिस्टेंस है उसकी वैल्यू पावर पे डिपेंड करती है, तो अगर पावर बदलेगा तो करंट और रेसिस्टेंस भी बदलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पावर। तो यहाँ पे एक्सप्रेशन डिराइव करना है पावर के लिए, कंज्यूम्ड बाय अ डिवाइस हैविंग रेसिस्टेंस आर एंड पोटेंशियल डिफरेंस वी। ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी पूछ सकते हैं, अ डिवाइस ऑफ रेसिस्टेंस आर इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सोर्स ऑफ वी वोल्टेज एंड ड्रॉ करंट आई, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर पावर इन टर्म ऑफ वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। तो दोनों ही क्वेश्चन में जो है आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन को इसमें आपको जो है पावर के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ये क्वेश्चन भी आपका 2019 में आ चुका है। सो कैसे करेंगे, सबसे पहले जो है आप इसमें लिखेंगे वर्क डन के लिए फॉर्मूला। तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना क्या होता है, चार्ज इनटू वोल्ट। ठीक है, तो इसमें Q और Q जो है ये किसके बराबर होता है, और I इंटू टी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, वर्क डन का जो ये फॉर्मूला है यहाँ पे हम Q को रिप्लेस करके IT लिख देंगे। अब जो पावर है वो क्या होता है, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है, W/T होता है। तो यहाँ पे जो W है उसको रिप्लेस करके हम ये लिख देंगे VIT अपॉन T। तो ये जो TT कैंसिल हो जाएगा, ये आपका VI हो गया। तो पावर का जो एक एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, P इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट हो गया। नेक्स्ट हम चलते हैं, इफ जो R है बी द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। तो अब हम R के टर्म्स में फाइंड करते हैं। तो V इज इक्वल टू क्या होता है, RI होता है। सो हेंस क्या हो गया, P अभी जो हमने पता किया है P इज इक्वल टू VI। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो V है उसको रिप्लेस करके RI लिख देंगे। सो RI लिखने से क्या हो जाएगा, ये I² R आ जाएगा। ये आपका एक और एक्सप्रेशन आ गया P के लिए। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हम यहाँ V को रिप्लेस किया था, यहाँ I को रिप्लेस करेंगे। I को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, V अपॉन R लिखेंगे। तो ये आ जाएगा V² अपॉन R। तो ये थर्ड आपका एक्सप्रेशन आ गया। तो ये तीन एक्सप्रेशन जो है ये यहाँ पे लिखेंगे, P इज इक्वल टू VI पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, P इज इक्वल टू I² R, ठीक, करंट एंड रेसिस्टेंस, और एंड थर्ड इज P इज इक्वल टू V² अपॉन R। तो ये जो तीन एक्सप्रेशन है ये यहाँ पे हमने डिराइव किए। इस तरह से आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 देखते हैं, डिराइव द रिलेशन R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 व्हेन रेसिस्टर्स आर जॉइंड इन सीरीज। ये 2019 में आ चुका है। सो इसमें आपको जो डिराइव करना है, ये रेसिस्टेंस के लिए ये एक्सप्रेशन डिराइव करना है सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पता है कि जो करंट फ्लो है वो सबका सेम होता है, डिफरेंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो अलग होता है पूरे सर्किट में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या हो जाएगा, V1 जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3 हो जाएगा।
ये डायग्राम आप जरूर बनाएंगे, सर्किट डायग्राम डिराइव करते वक्त, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इफ द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 रेसिस्टर्स इज V, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ओवरऑल तीनों रेसिस्टेंस के अक्रॉस वो V है, तो हम क्या लिख देंगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 ओवरऑल। अब इसमें जितने भी ये V दिए हुए हैं इनको रिप्लेस करके हम ये एक्सप्रेशन लिख देंगे। सो IR1 I प्लस IR2 प्लस IR3, तो I कॉमन है, I को कॉमन ले लेंगे और ये जितने भी रेसिस्टेंस है इनको ब्रैकेट में लिख देंगे। देन जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, V इज इक्वल टू IR, तो इसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, V की जगह IR आप लिखोगे, एंड जो ये I है और ये R, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो I कॉमन है, I कैंसिल हो जाएगा, और जो ये है आपका ये फाइनली जो ओवरऑल रेसिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में उसका ये हमने डिराइव कर लिया फॉर्मूला, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आपको एग्जाम में ये सीरीज के लिए था, आपको एग्जाम में पैरेलल के लिए भी आ सकता है, तो दोनों ही आपको आने चाहिए। क्वेश्चन 5, स्टेट ओम्स लॉ, काफी इंपॉर्टेंट है ये, 2019 में आ चुका है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द वोल्टेज अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, करंट, कितना करंट फ्लो कर रहा है, और कंडीशन क्या है कि जो सारी फिजिकल कंडीशंस हैं और टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए। सो एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, क्या इक्वेशन हम लिखेंगे, V इज इक्वल टू IR, तो जो यहाँ बोला गया है जो V है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट की, तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे उसकी जगह R आ जाएगा, जिसका मतलब होता है रेसिस्टेंस। तो यहाँ पे आप सबको एक्सप्लेन भी कर देंगे, V क्या है, ये वोल्टेज है, I इज करंट एंड R इज रेसिस्टेंस, तो ये जरूर आपको आना चाहिए। ओम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन 6, डिफाइन रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, गिव इट्स SI यूनिट। सो रेसिस्टेंस क्या होता है, ये रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, ठीक है, इजी है बहुत ही। R इज इक्वल टू V अपॉन I, और SI यूनिट क्या होती है, ओम, जिसका सिंबल इस तरह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें आपको जूल्स लॉ बताना है, ये क्वेश्चन 2018 CBSE में आ चुका है। तो जूल्स लॉ क्या होता है, कि जो हीट प्रोड्यूस होता है किसी भी रेसिस्टर में, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट देन रेसिस्टेंस एंड टाइम, इन तीनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो आप इसको एक्सप्रेस कर देंगे इस तरह से, हीट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर ऑफ करंट इंटू रेसिस्टेंस इंटू टाइम, ये जो है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। क्वेश्चन 9 है, निक्रोम इज यूज्ड टू मेक द एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर वाई। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में टेबल दिखाया था जिसमें कंडक्टर, अलॉय और इंसुलेटर बना हुआ था और उसके सामने उसकी रेसिस्टिविटी लिखी थी। तो ये जो क्वेश्चन है ये वहीं से है कि जो निक्रोम है उसको क्यों यूज करते हैं एज एन एलिमेंट टू इन द इलेक्ट्रिक हीटर, रीजन देना है आपको। सो ये क्वेश्चन 2018 CBSE में आ चुका है। रीजन क्या है कि जो निक्रोम है इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है ये बहुत ही ज्यादा होता है, जिसके कारण ये ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ना ही बर्न होता है इजिली एट हाई टेम्परेचर। तो ये मेल्ट भी नहीं होगा जब ज्यादा करंट फ्लो होगा, तो इस कारण से जो निक्रोम है इसको इलेक्ट्रिक हीटर में यूज किया जाता है। इसी तरह से आपको बहुत बाकी मटेरियल से भी रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो ये जो है आपको कंपैरिजन जो है ये आना चाहिए कंडक्टर, अलॉयज और इंसुलेटर्स में। क्वेश्चन 10 है, व्हाई डू इलेक्ट्रिशियंस वियर रबर हैंड ग्लोव्स व्हाइल वर्किंग। सो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं वो इलेक्ट्रिकल वर्क करते हुए क्यों रबर हैंड ग्लोव्स पहनते हैं, ये क्वेश्चन 2016 में आ चुका है। सो जो रबर हम जानते हैं कि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो जो इलेक्ट्रिशियंस हैं जब कोई भी इलेक्ट्रिकल वर्क करते हुए, इलेक्ट्रिकल स्विच के साथ या अप्लायंस के साथ काम करते हुए उनको अगर शॉक लगता है, ठीक है, तो ये जो रबर ग्लव्स है ये इनको शॉक से बचा सकते हैं क्योंकि ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 11, हाउ आर टू रेसिस्टर्स विद रेसिस्टेंसेस R1 ohm
and R2 ohm are to be connected to a battery of EMF 3 volt to obtain maximum current flow through it. So बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें आपको जस्ट बेसिक पता होना चाहिए। यहाँ पे दो रेसिस्टेंस गिवन है R1 एंड R2 और जो बैटरी का जो EMF है वो 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो इसमें आपको पूछा है कि जो ये दो रेसिस्टेंस है ये किस तरह से अरेंज होंगे, सीरीज में अरेंज होंगे या पैरेलल में अरेंज होंगे, ताकि ये जो करंट है ये मैक्सिमम करंट दे सके। तो इसको कैसे बताएंगे आप? सो स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि जो रेसिस्टेंस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस की, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। तो अगर रेसिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर R ज्यादा होगा तो जो ऑब्वियस ही बात है जो I है वो कम हो जाएगा, और अगर रेसिस्टेंस अगर कम होगा, जो रेसिस्टेंस अगर ये डिक्रीज होगा तो जो I है ये इंक्रीज होगा। दोनों ही इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये दोनों रेसिस्टेंस सीरीज में अरेंज होंगे तो सीरीज में क्या होते हैं, दोनों रेसिस्टर्स आपस में क्या होंगे, डायरेक्टली प्लस होंगे। प्लस होके जो वैल्यू है वो ज्यादा आएगी। और अगर सेम रेसिस्टेंस पैरेलल में अगर अरेंज होते हैं तो जो वैल्यू है आफ्टर कैलकुलेशन, जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो सीरीज के कंपैरिजन में कम आएगी। तो अगर R कम होगा तो I बढ़ जाएगा। तो जो ये दोनों रेसिस्टेंस है ये किस में अरेंज होंगे, अरेंज इन पैरेलल। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2016 CBSE में आ चुका है। तो क्या हो जाएगा, आप रीजन लिखेंगे देन प्लस लास्ट में जो है फाइनल आंसर लिखेंगे। R1 एंड R2 शुड बी कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गेट मैक्सिमम करंट। सिंपल सी बात है, अगर R ज्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगा और R कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। तो इसीलिए जो R1 R2 है ये पैरेलल में जब अरेंज होंगे तो जो इनकी वैल्यू है ये कम आएगी, सो करंट बढ़ेगा। क्वेश्चन 12 है स्टूडेंट, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस अक्रॉस द टू एंड A एंड B ऑफ दिस सर्किट। सो ये जो है सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, यहाँ पे ये 8 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं, ये आपको सॉल्व करना है। सो ये मैं सॉल्व नहीं कर रही हूँ, मैं आपको हिंट दे रही हूँ, ये आप खुद सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर देंगे। ठीक है, तो मैं आपको ये हिंट दे देती हूँ, समझा देती हूँ। तो यहाँ पे जो ये रेसिस्टेंस आपको दिख रहे हैं 8 रेसिस्टेंस, सब आप देखेंगे हर एक साइड में जो दो रेसिस्टेंस दिए हुए हैं ये आपस में कैसे हैं, दे आर पैरेलल। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले सभी रेसिस्टेंस को सॉल्व कर दोगे अकॉर्डिंग टू पैरेलल। पहले आप 1 एंड 2 को सॉल्व करोगे पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके, जो भी वैल्यूज आएंगी उसको आप लिख लोगे। ऐसे ही 3 4 के लिए करोगे, देन 5 6 देन 7 8। सो आपने पैरेलल के लिए इन चारों को फाइंड कर लिया। देन आप क्या करोगे, ये चारों करने के बाद जो ये जो दोनों रेसिस्टेंस हैं 1 2 3 4, ये जो दोनों रेसिस्टेंस है ये आपस में कैसे हैं, दे आर इन सीरीज। जो R1 और R2 है ये सीरीज में है, किसके, 3 एंड 4 के सीरीज में है। तो इनको जो है आप सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लोगे, सीरीज का फॉर्मूला लगाओगे और जो है इन दोनों को आपस में एक साथ सीरीज के अकॉर्डिंग सॉल्व करोगे। ऐसे ही आप क्या करोगे, इन दोनों को भी सीरीज का फॉर्मूला लगा के आपस में सॉल्व करोगे। इन दोनों की जो वैल्यूज आएंगी उन्हें आप क्या करोगे, आप देखोगे कि जो ये रेसिस्टेंस अप साइड में दिए हुए हैं ये और जो डाउन साइड में रेसिस्टेंस है ये दोनों आपस में कैसे हैं, दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। जो भी वैल्यूज ऊपर आएंगी और जो भी वैल्यूज नीचे आएंगी उन दोनों को आप जो है पैरेलल के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे, तो देन आपका जो है ओवरऑल रेसिस्टेंस आ जाएगा। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो आप इसको जरूर सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए और इसको फटाफट से सॉल्व कीजिए। सो ये थे हमारे क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हम क्वेश्चंस करेंगे वो सारे न्यूमेरिकल बेस्ड होंगे और वो सारे भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन पे। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है, a 6 ohm resistance wire is doubled up by folding। एक 6 ohm की वायर है जिसको फोल्ड करके डबल कर लिया गया है। कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस इन वायर। तो फोल्ड करने के बाद क्या होगा, जो उसकी रेसिस्टेंस एक्चुअल
वायर में थी वो चेंज हो जाएगी। जो न्यू रेसिस्टेंस है वो यहाँ कैलकुलेट करने को बोला गया है। एंड और क्या कहा है, हाउ एरिया इज गेट डबल्ड इन द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, और एरिया कैसे डबल हो जाता है ये हमें बताना है। तो देखिए ये जो है, ये मान लीजिए ये है एक्चुअल वायर जिसकी जो लेंथ है वो L हमने ले ली है एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। जब इस वायर को फोल्ड करके डबल कर लेंगे तब लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में क्या चेंज आएगा। सो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि जो लेंथ है वो आधी हो गई है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, आधी, L/2। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया है, डबल, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा। लेंथ घट जाएगी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगी जब हम वायर को फोल्ड करेंगे। तीनों में लेंथ, एरिया, रेसिस्टेंस, इन सब के बीच में क्या रिलेशन है। क्या फॉर्मूला होगा, R इज इक्वल टू रो L/A, ठीक है। ये जो फॉर्मूला है ये हम मान लेते हैं ये एक्चुअल वायर के लिए है। जो न्यू रेसिस्टेंस है उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, रो, लेंथ कितनी है, हाफ, L/2, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, 2A, ठीक है। तो ये हो जाएगा न्यू रेसिस्टेंस के लिए। तो इसको हम फटाफट सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा L/4A। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, रो L/A इंटू 1/4, इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब देखेंगे ये जो पार्ट है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट दिस R, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, R जो है R इंटू 1/4 लिख देंगे। जो न्यू रेसिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, R इंटू 1/4। तो क्या हो गया, ये R/4 हो गया। अब R/4 में जो R की वैल्यू है वो हमें गिवन है, R कितना गिवन है, 6 ओम गिवन है। तो क्या करेंगे, 6/4 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1.5 ओम जो है ये आपका न्यू जो शेप है वायर की, इसका रेसिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 volt and 100 watt. When it is operated on 110 volt, the power consumed will be. So एक बल्ब है, ठीक है, जिसकी जो पावर है वो 100 वॉट है एंड 220 वोल्ट है। अब इसमें क्या बोला गया है कि जब उस बल्ब का अगर हम जो वोल्टेज है वो हम चेंज कर दे, पहले 220 था उसको हम 110 कर दे, तो जो पावर है उसमें क्या चेंज आएगा, वो कितनी कंज्यूम होगी। तो ये हम देखते हैं। सो यहाँ पे जो पावर जो अभी बल्ब की दी हुई है वो कितनी है, 100 वॉट है एंड V कितना है, 220 वोल्ट है, ठीक है। सो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं कि हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे। तो क्या होता है, P इज इक्वल टू V²/R, ठीक है। ये फॉर्मूला पता है आपको। इसमें हम फटाफट वैल्यूज पुट कर देते हैं, बट हमारे पास R नहीं है, हमारे पास P है। तो पहले हम R इज इक्वल टू लिख लेते हैं V²/P। सो V की वैल्यू कितनी है, 220 वोल्ट है, V के ऊपर स्क्वायर है तो ये डबल टाइम्स हो जाएगा। पावर कितना है, पावर इज 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 484 जो ओम है ये हमारा आ गया रेसिस्टेंस। अब हमें क्या पता करना है, न्यू पावर जो होगा, जो वोल्ट चेंज हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो न्यू पावर है वो कितना होगा। तो इस पावर के लिए हम ये पावर का फॉर्मूला फटाफट लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू V²/R। V न्यू V कितना है, 110, स्क्वायर है तो डबल टाइम्स हो जाएगा। R कितना है, 484। इसको आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आप देखेंगे 25 ओम जो है आपका आंसर आएगा, 25 ओम, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो अपनी टिप पे आप रख लीजिए, उसके बाद जो है आपको कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी अगर आपके बेसिक्स क्लियर हैं। तो चलिए चलते हैं थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ। थर्ड न्यूमेरिकल है हमारा, अ बल्ब इज रेटेड एट 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, व्हाट इज इट्स रेसिस्टेंस, ठीक है। ये जो पार्ट है ये सेम वैसा ही है जैसा अभी हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है। फाइंड सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। तो आपको क्या इसमें निकालना है,
इसमें एक बल्ब के लिए ये दिया हुआ है, आपको ऐसे ही 5 बल्ब से निकालना है। एंड देन व्हाट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई है वो आपको बताना है। एंड लास्ट कैलकुलेट कॉस्ट इफ द रेट इज 4.6 रुपीज पर यूनिट। अगर पर यूनिट के हिसाब से जो रेट है 4.6 है तो ये भी आपको पता करना है। चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे जो आपका फॉर्मूला है वो क्या लगेगा, सेम जैसा अभी हमने किया सेकंड क्वेश्चन में। ठीक है, आपको जो है पावर दी हुई है कितनी 100 वॉट, V दिया है आपको 220 वोल्ट। ठीक है, फटाफट से आप R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन P का फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है, जिसमें आपका जो V है वो है 220। ठीक है, स्क्वायर में है तो डबल टाइम्स हम यहाँ पे लिखेंगे और ये हो गया पावर, तो ये आपका आ जाएगा 484 ओम रेसिस्टेंस आ गया आपका ये। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है 5 सच बल्ब बर्न फॉर 4 आवर्स। ऐसी जो बल्ब हैं ये 5 बल्ब्स हैं, तो यहाँ पे एनर्जी पूछा है। ठीक है, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू T होता है। ठीक है, पावर इंटू टाइम होता है। ठीक है, जो पावर है वो कितना है, पावर इज 100। ठीक है, एंड टाइम कितना है, यहाँ पे टाइम है आपका 4 आवर टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 400 क्या हो जाएगा वॉट आवर। ठीक है, पावर आपकी वॉट में है एंड टाइम आवर में है। ठीक है, लेकिन जो एनर्जी की यूनिट जो SI जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो क्या है, किलो वॉट आवर है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे किलो वॉट में चेंज कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका आ जाएगा 0.4 किलो वॉट आवर आपका ये आ गया। ठीक है, यूनिट पे आपको जरूर फोकस करना है। ठीक है, सही यूनिट आप लिखेंगे तो ही एग्जाम में जो है आपको सही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यूनिट पे बहुत ही फोकस करना है। तो ये हमारा जो है एनर्जी आ गया कितना 0.4 किलो वॉट आवर। ये जो हमारा यूनिट ये एनर्जी आई है ये एक बल्ब के लिए आई है। आपको ये 5 बल्ब के लिए निकालना है तो क्या करेंगे हम, और 5 बल्ब्स के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 2 यूनिट। ठीक है, ये हमारा 2 यूनिट आ जाएगा। ठीक है, आप 2 यूनिट बोल लो या फिर 2 किलो वॉट आवर बोल लो। ठीक है, सेम थिंग है। 1 किलो वॉट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है, तो यहाँ पे 2 यूनिट आ गया। ठीक है, फॉर 5 बल्ब्स। अब क्या पता करना है, कैलकुलेट कॉस्ट। अब हमें कॉस्ट पता करनी है तो हम क्या करेंगे, फटाफट से 1 यूनिट की कॉस्ट कितनी है 4.6 है। 5 का हमें 2 यूनिट का पता करना है, 5 बल्ब का 2 यूनिट है, तो ये हमारा आ जाएगा 9.20। ठीक है, ये रुपीस। ठीक है, तो ये हमारी कॉस्ट निकल गई। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व करो सबसे पहले जो गिवन है उसको आप लिखो। गिवन में गिवन को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, क्या क्या चीजें गिवन है, उसके अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला अप्लाई होगा वो फॉर्मूला आप लिखो। यूनिट्स पे जरूर फोकस करो एंड आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो हमने जो है पहले रेसिस्टेंस पता किया, रेसिस्टेंस पूछा था इसमें R, ये हमारा मिल गया। ठीक है, एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई वो हमने कैलकुलेट करके यूनिट निकाल ली। ठीक है, देन कॉस्ट पता कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट 4th न्यूमेरिकल। नेक्स्ट हम आते हैं न्यूमेरिकल 4th। कंप्यूट द हीट जनरेटेड व्हाइल ट्रांसफरिंग 96,000 कूलम ऑफ चार्ज इन 1 आवर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 50 वोल्ट। तो यहाँ पे जो जो चीजें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। सो क्या क्या गिवन है, यहाँ पे हमें चार्ज गिवन है कितना 96,000। ठीक है, कूलम। देन हमें टाइम गिवन है, टाइम इज 1 आवर एंड V गिवन है दैट इज 50 वोल्ट। क्या पता करने को हमें बोला गया है, हीट पता करना है। सो इन सभी जो गिवन वैल्यूज हैं इनके अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा वो क्या होगा, H इज इक्वल टू VIT। ठीक है, बट हमारे पास ये V भी है T भी है, I नहीं है। I पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सो हमें पता है कि जो I है I इज इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन T होता है। सो हमारे पास Q है, व्हाट इज द Q, ये हो जाएगा कूलम में दिया हुआ है Q हमारे पास, और टाइम है 1 आवर। टाइम 1 आवर है। सो जो स्टैंडर्ड
स्टैंडर्ड यूनिट होती है टाइम की, वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो टाइम को हम क्या लिख लेंगे, सेकंड्स में हम लिख लेंगे 3600 सेकंड्स। ठीक है, ये टाइम हो गया। तो इसको आप फटाफट सॉल्व कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 80/3। ठीक है, आपका जो ये करंट है 80/3 आपका आ गया। ठीक है, एम्पियर, करंट की वैल्यू क्या होती है, एम्पियर। ठीक है, अब हम फटाफट से ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। V कितना है, 50 है। I हमारा आया है 80/3। टाइम इज 1 आवर। ठीक है, तो टाइम को भी जो है हम 1 आवर लिखते हैं, यहाँ पे हम आवर ही लेंगे। ठीक है, ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा 4.8 10⁻⁶। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे। यस, यहाँ पे जो है टाइम है वो हम ले लेंगे, सॉरी टाइम जो है हम लेंगे यहाँ पे आवर्स सेकंड्स में लेंगे। तो ये सॉल्व करके 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल आपका ये आ जाएगा। हीट की जो यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। तो ये हमारा 4.8 इंटू 10⁻⁶ जूल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चार्ज गिवन था, टाइम भी गिवन था, वी भी गिवन था, हमें एच फाइंड करना था। तो हमने फॉर्मूला क्या लगाया, एच इज इक्वल टू VIT। ठीक है, जिसमें हमारे पास आई नहीं था, तो आई हमने पता किया कैसे, Q/T फॉर्मूला यूज करके, जिसमें Q गिवन है, टाइम जो है आवर्स में था, हमने सेकेंड्स में कर दिया इसको स्टैंडर्ड करने के लिए। क्या हमारा आंसर आया, 80/3 एम्पियर करंट आ गया हमारा। देन हमने फटाफट से जो है इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, V इज 50, I इज 80/3, देन टाइम हमने अगेन सेकेंड्स में लिया और ये आपका जूल में आंसर आ गया। ठीक है, ये क्या है, हीट है। सो क्लियर हो गया ये आपको। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ जो हमारा न्यूमेरिकल है, व्हेन अ 12 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस एन अननोन रेसिस्टर। रेसिस्टर्स यहाँ हमें नहीं पता है क्या है, देयर इज अ करंट ऑफ 2.5 मिली एम्पियर इन द सर्किट। ठीक है, करंट कितना फ्लो हो रहा है, 2.5 मिली एम्पियर। सो यहाँ पे क्या गिवन है, हमें गिवन है 2.5 मिली एम्पियर करंट गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रेसिस्टर्स और रेसिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स। तो यहाँ पे आपसे आर पूछा गया है कि आर जो है वो कितना होगा। सो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको जो है करंट के साथ साथ वी भी दिया हुआ है, आपको आर पूछा है, बहुत ही इजी है, ओम्स तो पता ही है हमें। ठीक है, सो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V/I, ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। V कितना है हमारे पास, 12 वोल्ट है। अब I देखेंगे स्टूडेंट्स, I कितना है, 2.5 मिली एम्पियर है, बट जो ऐसा यूनिट होती है करंट की वो क्या होती है, एम्पियर होती है। सो पहले हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। सो आपको पता होना चाहिए कि जो 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻³ एम्पियर होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो 12 है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -10⁻³ से। आई ठीक है, V तो 12 है। ठीक है, जो करंट है वो नीचे हम लिखेंगे। सो ये हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 10⁻³ हो जाएगा। क्लियर है आपको। ठीक है, देन इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आपका आ जाएगा 4800 ओम। तो ये जो है आपका ये आंसर आ जाएगा। R इज इक्वल टू V/I। ठीक है, और ये आपका जो है रेसिस्टेंस आ गया ओम में। ठीक है, तो क्लियर है ये आपको। ठीक है, काफी इजी क्वेश्चंस हैं। सो इस तरह से जो है आपको एग्जाम में आएंगे स्टूडेंट्स, बिल्कुल ध्यान दीजिए इन क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 6 है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी। सो यहाँ पे हमें एक सर्किट का डायग्राम बनाने के लिए बोला गया है और उसमें क्या क्या शो करना है वो यहाँ बताया है। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ दिखाना है, सर्किट के अंदर एक बैटरी होनी चाहिए। ठीक है, सेकेंड जो कि 3 सेल से बनी है, जो बैटरी है वो कितने सेल्स का कॉम्बिनेशन है, 3 सेल्स दिखाना है आपको। V कितना है, 2 वोल्ट हर एक जो सेल है वो दिया हुआ है। और रेसिस्टेंस जो है, एक रेसिस्टेंस 5 ओम है, एक 8 ओम है, एंड जो थर्ड है वो 12 ओम है। सो यहाँ पे 3 रेसिस्टेंस दिए हुए हैं। और क्या शो करना है, एक प्लग की शो करना है। ठीक है,
ऑल कनेक्टेड इन सीरीज, सभी कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो ये सभी चीजें आपको सर्किट के अंदर शो करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेसिस्टेंस को शो करते हैं। एक रेसिस्टेंस ये हो गया, सेकेंड रेसिस्टेंस एंड थर्ड रेसिस्टेंस। ठीक है, जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है वो 5 ओम का है, ठीक है, R1। सेकेंड जो रेसिस्टेंस है वो 8 ओम का है, दैट इज R2। थर्ड रेसिस्टेंस इज 12 ओम एंड इसको हम R3 से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये जो सर्किट है ये किससे कनेक्टेड है, ये 3 सेल्स की बैटरी से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम 3 सेल शो करेंगे। सो सेल के 2 टर्मिनल्स होते हैं, पॉजिटिव एक नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव हो जाएगा, छोटा वाला नेगेटिव हो जाएगा। एक सेल हो गया, देन सेकेंड सेल, देन ये थर्ड सेल, ठीक है। फिर हमें एक प्लग की शो करना है, ओके। तो ये हमारा हो गया प्लग की। अब इसमें जो हम फ्लो ऑफ करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, तो ये हम एरो से शो कर देंगे, ठीक है। तो ये जो है ये आपका डायग्राम हो, ये आपका सर्किट डायग्राम हो गया। तो इस तरह से आपको एग्जाम में कुछ भी आपको रेसिस्टेंस दे देंगे या वो पोटेंशियल डिफरेंस दे देंगे, करंट दे देंगे, बैटरी बोलेंगे या सेल भी बोल सकते हैं, ठीक है। वो सर्किट क्लोज है या ओपन है, कुछ भी आपको जो है दे करके एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए बोल सकते हैं। यहाँ सीरीज है, आपको पैरेलल में भी आ सकता है, ठीक है, या सीरीज एंड पैरेलल का कॉम्बिनेशन भी आ सकता है। सो आपको ध्यान से क्वेश्चन रीड करना है, जो जो चीजें शो करनी है आपको सर्किट में उसको आप एक तरफ लिख लेंगे एंड देन आप अपना सर्किट डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसका ये सर्किट डायग्राम पूरा होता है। नेक्स्ट हम आते हैं क्वेश्चन 7, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, ठीक है, रेसिस्टेंस कितना है 20 ओम है, टेक्स ए करंट ऑफ 5 एम्पियर, करंट कितना है 5 एम्पियर। कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 30 सेकेंड, हीट आपको कैलकुलेट करनी है, टाइम भी दिया हुआ है। तो क्या क्या दिया हुआ है, R इज गिवन 20 ओम, देन 5 एम्पियर जो है करंट आपको दिया हुआ है एंड टाइम भी दिया हुआ है 30 सेकेंड। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबकी यूनिट जो है ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, एसटी से हमें फॉर्मूला लेना है और उसमें वैल्यूज जो है पुट कर देनी है। तो इस फॉर्मूला सबको याद है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट सबको याद है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। सो I कितना है 5 एम्पियर, स्क्वायर में है तो डबल लिख देंगे इसको, रेसिस्टेंस इज 20, टाइम इज 30 सेकेंड। ये आपका हो गया 5 5 25 हो गया, ये आपका हो गया 600। ये कैलकुलेट करके आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका आ गया इतना जूल हीट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आ गया हीट। सो इतना हीट जो है ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो इस तरह से जो है आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फटाफट आप इनको नोट कर लीजिए आप, ठीक है, और प्रैक्टिस कीजिए इनको। कहीं भी कुछ भी दिक्कत आती है यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 8, हाउ कैन 3 रेसिस्टर्स ऑफ रेसिस्टेंसेस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम be connected to give a total resistance of 4 ohm and 1 ohm. So students यहाँ पूछा गया है कि यहाँ 3 रेसिस्टेंस गिवन है, ये तीनों रेसिस्टेंस किस तरह से अरेंज होंगे, सीरीज में होंगे या पैरेलल में होंगे, ताकि जो ओवरऑल जो रेसिस्टेंस है वो 4 ओम आए फर्स्ट पार्ट एंड सेकेंड पार्ट में 1 ओम आए, ठीक है। इसके लिए जो है ये किस तरह से अरेंज होंगे। सो हम देखते हैं कि जब भी हम रेसिस्टेंस को सीरीज में अरेंज करते हैं तो जो रेसिस्टेंस की वैल्यू है वो मैक्सिमम आती है, पैरेलल में मिनिमम आती है। तो यहाँ पे हम जो 4 ओम है अगर तीनों को सीरीज में हम कर देंगे तो 4 तो आएगा नहीं, 6 + 3 + 2 तो ये जो है आपका 11 हो जाएगा। तो 11 तो है नहीं, ये तो हम देखते हैं, हम एक को जो है सीरीज में कर देते हैं, इन दोनों को पैरेलल में करके देखते हैं। सो देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आप डायग्राम बनाना यहाँ बहुत जरूरी है, ठीक है। डायग्राम आप बिल्कुल बनाएंगे अगर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे हम ये R1 बना देते हैं, दैट इज 2 ओम, ठीक है। इसके साथ ही जो है बाकी जो 2 रेसिस्टेंस है उनको हम पैरेलल में यहाँ शो कर देते हैं, ठीक है। ये हो गया R2
जो कि है 3 ओम एंड R3 जो कि है 6 ओम। ठीक है, ये इस तरह से जो है हमने यहाँ पे सर्किट में शो कर दिया। ठीक है, इस तरह से आप दिखाओगे। देन फटाफट हम सॉल्व करते हैं इसको। पहले हम पैरेलल के लिए सॉल्व कर देते हैं। पैरेलल आपको पता है क्या होता है फॉर्मूला। सो ये हो जाएगा आपका 1/R2 प्लस 1/R3। R2 कितना है, ये है 3 ओम एंड R3 कितना है, ये है आपका 6 ओम। एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये आपका आ गया 3/6। 3/6 जो है ये सॉल्व करके आपका आ जाएगा 1/2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, R इज इक्वल टू हमारा 2 ओम आ जाएगा। ठीक है, अभी 2 ओम आ गया, 2 ओम ये हो गया और ये हो गया। अब दोनों को हम सीरीज के लिए सॉल्व कर देंगे। सो ये हमारा क्या आ जाएगा, सीरीज के लिए 2 ओम ये है एंड प्लस 2 ओम ये है। ये हमारा आ गया 4 ओम। सो ओवरऑल रेजिस्टेंस कितना आ गया, 4 ओम आ गया। सो पार्ट ए जो है इसका सॉल्यूशन ये है। ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट रेसिस्टेंस है ये सीरीज में होगा, बाकी जो 2 रेसिस्टेंस है ये पैरेलल में होंगे, तब जाके जो हमारा ओवरऑल रेसिस्टेंस है वो 4 ओम आएगा। हम सेकंड पार्ट के लिए देखते हैं। सो यहाँ पे 1 ओम। ठीक है, सो हम जानते हैं कि जो मिनिमम वैल्यू है रेसिस्टेंस की वो पैरेलल में आती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है। ठीक है, तो एक बार हम ट्राई कर लेते हैं, तीनों को हम पैरेलल में करके देखते हैं पार्ट बी के लिए। अगर नहीं आएगा फिर हम कुछ और ट्राई करेंगे। तो तीनों को हम पैरेलल में जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप रिप्रेजेंट जरूर करोगे R1, R2 एंड R3। डायग्राम बिल्कुल भी नहीं भूलना है एग्जाम में, ये आपको बनाना ही बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके भी मार्क्स होते हैं। ठीक है, सो डायग्राम बनाना ही बनाना है। तीनों को हमने पैरेलल में शो कर दिया सर्किट में। अब हम फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सो पैरेलल का फॉर्मूला सबको पता है। सो फॉर्मूला आप लिखेंगे एंड उसके साथ आप जो है सॉल्व करना शुरू कर देंगे। सो R1 की जो वैल्यू है कितनी है, 2 एंड R2 की जो वैल्यू है वो है 3 एंड थर्ड जो है वैल्यू है वो 6 है। तीनों का आप क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे। जो एलसीएम है वो आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 3 प्लस 2 प्लस 1, ये आपका 6/6 आ गया। ये आपका आ गया 1 ओम आंसर। ठीक है, तो हमारे ये दोनों आंसर्स आ चुके हैं फॉर 4 ओम एंड 1 ओम। 4 ओम के लिए जो अरेंजमेंट है वो क्या है, एक सीरीज में होगा, दो पैरेलल में होंगे एंड 1 ओम के लिए तीनों ही पैरेलल में होंगे। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एंड प्रीवियस ईयर में भी काफी बार इस तरह का क्वेश्चन आया है। आपको डिफरेंट रेसिस्टेंस दे देंगे, ओवरऑल रेसिस्टेंस आपको दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि ये जो गिवन रेसिस्टेंस है इनका अरेंजमेंट क्या है ये बताइए। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने इस चैप्टर के काफी न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। ठीक है, और आप इनको प्रैक्टिस कीजिए और कहीं भी कुछ भी दिक्कत होती है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा ओवरऑल रिवीजन फॉर द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें हमने थियोरी कंप्लीट करी, देन हमने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन देखे काफी सारे एंड साथ ही हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए, जो कि इस पूरे चैप्टर को कवर करता है। सो इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। कहीं कुछ भी समझ में नहीं आता है आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स जो 10th एग्जाम देने वाले हैं उनसे आप शेयर कीजिए। एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पे जाइए, खुद को रजिस्टर कीजिए जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड हमारी लाइव एंड ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ जाइए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ।